Hello and welcome to my YouTube channel The Warning Man Abroad. Welcome to another video of Southeast Asia Travel Update. जी हाँ, इसमें हम बात करने लगे काफ़ी कंट्रीज़ की जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर आती है। तो सबके ट्रैवल अपडेट्स एक वीडियो में मैं रखता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त, कहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ आप नहीं कर सकते। चाहे कोई भी रीज़न हो आपके पास, चाहे पर्सनल रीजंस की वजह से जा रहे हैं, कोई जेन्युइन रीज़न है या आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर टाइमली ट्रैवल अपडेट्स थ्रू दिस चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंबोडिया से। कंबोडिया में ओमिक्रॉन के 14 नए केसेस और सामने आए। जो टोटल फिगर है, जो लास्ट फिगर है वो 243 और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि 300 के आसपास है अब। अगर मैं कंबोडिया में ट्रैवलिंग के रिलेटेड बात करूं तो कोई नया अपडेट नहीं आया है यहाँ पे। वीज़ा ऑन अराइवल जो है अभी भी बैंड है। टूरिस्ट वीज़ा टी कैटेगरी का आप ऑनलाइन ले सकते हैं। लैंड बॉर्डर्स अभी भी क्लोज हैं, चाहे वो थाईलैंड के साथ हों। फोर्ट की इंश्योरेंस लेनी मैंडेटरी नहीं है, जो लोकल इंश्योरेंस है उनकी, और कोई डिपॉजिट $2000 का आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यही सेम अपडेट्स हैं, इसके अलावा और कोई अपडेट्स नहीं है कंबोडिया के रिलेटेड। इस वक्त अगर ओमिक्रॉन के केसेस की बात की जाए तो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं कंबोडिया के अंदर थाईलैंड के बाद। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट थाईलैंड का। ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं, फिगर जो लास्ट है वो है 7681 की। 7681 केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं थाईलैंड में, और ये मतलब डेली की एवरेज उनकी बनी हुई है यहाँ पे। अभी जो मेजर अपडेट है थाईलैंड की तरफ से, रीसेंट अपडेट है, वो ये है कि अप्रैल से ये 300 बाट का एक टूरिस्ट एंट्री फ़ी लगाने जा रहे हैं, जो कि आप डॉलर्स में देखें तो $12 का ये पड़ता है, अंडर अ कैंपेन कॉल्ड अमेजिंग थाईलैंड 2022। अब ये जो फीस है दैट वुड बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए और सभी जो मेजर साइट्स हैं, साइट सीइंग्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये चार्ज करेंगे। और इसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है लोगों को, वो मिलता है एक एक्सीडेंटल कवरेज सभी फॉरेन टूरिस्ट को जो भी थाईलैंड विजिट करेंगे। क्योंकि आजकल ये भी देखा गया है कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपका जो फॉरेन टूर है वो उसकी कोई गारंटी नहीं लेती कि वो इंश्योर्ड है या नहीं है। तो अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है वहाँ थाईलैंड में, तो आपका जो एक एक्सीडेंटल कवरेज गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जो है RT-PCR टेस्ट के अलावा जो है कॉस्ट जो है और बढ़ रही है। तो ये कंसर्न है थाईलैंड के केस में। टेस्ट एंड गो प्रोग्राम जो सस्पेंडेड है। फुके सैंडबॉक्स प्रोग्राम के थ्रू ही लोग जा पाएंगे थाईलैंड। फिर बात करते हैं मलेशिया की। 58 ओमिक्रॉन के केसेस हैं यहाँ पे रिपोर्ट किए रिसेंटली। 10 जो हैं पेनांग में मिले हैं रिसेंटली, क्योंकि जो लोग लंकावी जा रहे हैं, जो लंकावी जाते हैं यहाँ, तो वो कोलालंपुर से ट्रांजिट करते हैं या पेनांग से करते हैं, ठीक है। मलेशिया जो है बहुत जल्दी वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन शुरू करने जा रहा है ब्रुनई के साथ, जिसके अंदर कोई क्वारंटीन नहीं होगा लोगों के लिए। तो अभी ये नेगोशिएशन लेवल पे ही है। इसके अलावा वो ट्रैवल बबल नेगोशिएट कर रहे हैं थाईलैंड के साथ भी और इंडोनेशिया के साथ भी, लैंड बॉर्डर्स को खोलने के लिए। इंडोनेशिया के साथ तो लैंड बॉर्डर्स नहीं खुल सकते, पर थाईलैंड के साथ खुल सकते हैं, क्योंकि एक बॉर्डर जो थाईलैंड का है वो सटा है मलेशिया के साथ, या मलेशिया का थाईलैंड के साथ। सिंगापुर और मलेशिया का जो VTL है वो अभी भी सस्पेंडेड है अंटिल फर्दर नोटिस, जब तक ओमिक्रॉन के केसेस नीचे नहीं आ जाते, इन्फेक्शन रेट जब तक कम नहीं हो जाता। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिंगापुर के बारे में, जहाँ पे रिसेंटली 2600 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। जो उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बहुत जल्दी और कंट्रीज़ के साथ भी ट्रैवल बबल, क्वारंटीन फ्री ट्रैवल VTL लेन्स इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई एक जो कंफर्म डेट नहीं है अभी। दिस इज स्टिल अंडर पाइपलाइन, मैं ये कहूँगा। इसके अलावा जो लोगों के पास ऑलरेडी VTL के टिकट्स हैं वो सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं क्वारंटीन फ्री, प्रोवाइडेड कि उनको हर रोज़ ATK टेस्टिंग अपनी करनी पड़ेगी। रोज़ मैंडेटरी ATK टेस्ट, एंटीजन टेस्ट जो है अपना करना पड़ेगा जब तक उनका वहाँ पे स्टे है, ठीक है। तो ये था सिंगापुर के बारे में। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बना के भी शेयर किया था अपने चैनल के थ्रू कि 22 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है इन्होंने VTL टिकट्स की जो सेल थी उसे रोक दिया था 20 जनवरी तक। तो 20 जनवरी के बाद दोबारा टिकट्स की सेल VTL की शुरू होंगी। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जिन लोगों ने जाना है, लेकिन वो जो टिकट्स की सेल्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड होंगी।
अब यहाँ पे हम फिर बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में 414 ओमिक्रॉन के केसेस हैं। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली, आप जाकर देख सकते हैं, सारे अपडेट्स हैं उसके अंदर विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इसके अलावा जो है आपको क्या दिखाना, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बेसिकली। B211A वीज़ा आपको लेना पड़ता है, मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है $1,00,000 की, वो आप लोकल इंश्योरेंस अपनी कंट्री से भी लेके चल सकते हैं। नेगेटिव कोविड-19 PCR रिपोर्ट होनी चाहिए 72 घंटे की वैलिडिटी के अंदर। जो आपके पास जो बुकिंग्स हैं क्वारंटीन होटल्स की वो भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 दिनों का क्वारंटीन जो है अभी मैंडेटरी है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। तो आपको क्वारंटीन अकोमोडेशन बुक करनी है और उसका प्रूफ जो है इमिग्रेशन पे दिखाना है। इसके अलावा आपको उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है वो भी डाउनलोड करनी है, और जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग तो होगी एयरपोर्ट्स पे, और वो हर जगह होती है आजकल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप थंबनेल को देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप ज़रूर जाके इस वीडियो को देखें। इससे पहले मैंने जो मलेशिया का अपडेट दिया उसके ऊपर भी एक रीसेंट अपडेट आया है, वो मैंने कल ही डाली है वीडियो, तो आप उसे भी जाके देखें, क्योंकि उन्होंने क्वारंटीन की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिवाइज़ की हैं। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम के केस के अंदर क्या है कि जनवरी 12, 2022 के आसपास जो है 30,428 केसेस आए हैं कोविड-19 के, और ओमिक्रॉन के केसेस भी वहाँ बढ़ते देखे गए हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं और कंट्रीज से, अगर उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट होता है, अगर उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट डिटेक्ट होता है, तो उनको जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वारंटीन करने के लिए। वो ये कि या तो वो सेल्फ क्वारंटीन कर सकते हैं किसी रेजिडेंस या होटल्स में जो अप्रूव्ड हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, या उन्हें जो है जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड क्वारंटीन जो फैसिलिटीज़ हैं या उसके अंदर जाके क्वारंटीन करना पड़ सकता है। ये दोनों ऑप्शंस उनके पास यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा जो लोग मार्च 1, 2020 से एंटर किए हैं वियतनाम, उन लोगों का जो वीज़ा एक्सटेंशन अब आगे नहीं होगा, जनवरी 15 के बाद रोक दिया जाएगा। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं या जो लोग उस दौरान गए हैं वहाँ पर और अभी तक वहीं हैं, उनके लिए वीज़ा एक्सटेंशन जनवरी 15 के बाद नहीं होगा। फिर बात करते हैं श्रीलंका की। यहाँ पे 41 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। 2 हफ्ते पहले का ये डेटा है, और अब एक्सपेक्टेड है कि ये 200 तक फिगर पहुंच गई होगी, कि बहुत जल्दी फैल रहा है इस ओमिक्रॉन। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है प्लान या प्रोसेसेस के अंदर। श्रीलंका इज स्टिल ओपन फॉर टूरिज़्म। जो लोग जाना चाहते हैं, मैंने 2 वीडियोस अपने चैनल के थ्रू बनाई थी, आप देख सकते हैं। आप इनफैक्ट ट्रैवल व्लॉग्स भी देख सकते हैं अगर कोलंबो वगैरह लोग जो विजिट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं श्रीलंका में। एंड ऑल्सो 2 वीडियोस बनाई थी वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए और नॉन वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स पे, तो आप उन वीडियोस को देख लें स्क्रीन पे, ये हैं इनके थंबनेल्स। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं मालदीव्स की। रिसेंटली मैंने अपना ट्रिप मालदीव्स का कंप्लीट किया है, तो उसके ट्रैवल व्लॉग्स मेरे चैनल के थ्रू बहुत जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो ओमिक्रॉन के केसेस की बात करें, मालदीव्स में सिर्फ 7 केसेस रिसेंटली मिले हैं। जब मैं वहाँ गया था तब 1 केस था, लेकिन अब 7 हैं टोटल। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अब ये केसेस जो हैं डबल होंगे वहाँ पे भी। लेकिन अभी भी मालदीव्स खुला है। मालदीव्स जाने के लिए आपको किसी भी गेस्ट रिजॉर्ट में या किसी भी होटल में, जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ होटल्स है वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को जाके रेफ़र करके आप होटल को चूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। तो अप्रूव्ड गेस्ट रिजॉर्ट्स में ही या होटल्स में आपको बुक करना है। डिपेंड करता है कि एक आइलैंड पे कितनी पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड या नहीं है वैक्सीनेटेड, उन बेसिस पे आप उन आइलैंड्स पे स्टे कर पाएंगे जो भी आपकी चॉइस में है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट कैरी करनी पड़ती है, जो कि 90 घंटे की वैलिडिटी के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि 90 घंटे पहले आप अपनी, या 90 घंटे के बीच में जो है आप अपनी रिपोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने केस में 24 घंटे पहले कराई थी, तो आप 24 घंटे पहले भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। इसके अलावा जो फ्लाइट के फेयर्स हैं 19,000 से 22,000 तक के बीच में आपको मिल जाते हैं। कोई ट्रैवल बैन इम्पोज नहीं है अभी मालदीव्स की गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया और मालदीव्स का ट्रैवल बबल एस्टैब्लिशमेंट भी है। फ्री वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है, जैसे वीज़ा की पहले बात कर रहा था। तो 30 दिन का वीज़ा लगता है या आपका 90 डेज़ का भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे, ठीक है। तो वीडियोस और व्लॉग्स में चैनल के थ्रू आएंगी, तो आप उन्हें एंजॉय करना और अपना रिस्पॉन्स देना, अपना सपोर्ट देना।
फिर हम बात करेंगे साउथ कोरिया की, जहाँ पे 900 केसेस रिसेंटली दिसंबर 30 के आसपास देखे गए हैं, और उस रीजन में उस टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा केसेस साउथ कोरिया के अंदर थे। यहाँ पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं कि क्या साउथ कोरिया शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ाज़ इशू कर रहा है, तो अभी नहीं कर रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी भी सिचुएशन वही है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। यहाँ पे जो लोग एंटर कर सकते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग ही एंटर कर सकते हैं। यूजुअली डिपेंडेंट्स हो गए, या आप कह लीजिए जो लोग रेजिडेंट्स हैं वापस आना चाहते हैं कंट्री में, या फॉरेन नेशनल्स हैं जिनके पास रेजिडेंसी परमिट है वहाँ का, वो लोग साउथ कोरिया एंटर कर सकते हैं। और उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट जो है मैंडेटरी है दिखाना, 72 घंटे की वैलिडिटी की। 10 दिन का यहाँ पे क्वारंटीन होता है, 10 दिन का सेल्फ क्वारंटीन कर सकते हैं लोग घरों में, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के या कोरियंस हैं। जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स हैं उनको 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन यहाँ पर रहेगा किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में। जो शॉर्ट टर्म विजिटर्स के जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स जो वहाँ रहते हैं, वो उनके घर में क्वारंटीन कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जिनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है कंट्री के अंदर, उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटी में अभी 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। जो लोग अफ्रीकन कंट्री से ट्रैवल करना चाहते हैं इस वक्त कोरिया में, वो नहीं एंटर कर सकते, चाहे उन्हें ट्रांजिट भी करना हो। ठीक है, दैट इज़ नॉट अलाउड थ्रू साउथ कोरिया। तो ट्रांजिट नहीं कर सकते या वो कंट्री में अभी एंटर नहीं कर सकते, अभी ट्रैवल बैन उन्होंने हटाया नहीं है। हांगकांग के बारे में बात करें, यहाँ पे 32 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं, और यूजुअली जो है ये देखा गया है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वहाँ की, उन्हें टारगेट कर रहा है ओमिक्रॉन। और यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग ताइवान से ट्रांजिट कर रहे हैं या और किसी कंट्री से कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, वो ट्रांजिट कर सकते हैं हांगकांग से, लेकिन नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट उनको दिखाना होगा अगर वो इवन ट्रांजिट भी कर रहे हैं। कंट्री में एंटर करने की बात नहीं, अगर आप ट्रांजिट भी कर रहे हैं तो भी 48 घंटे की वैलिडिटी का आपका RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है, चाहे आप हांगकांग से ट्रांजिट करें। इसके अलावा जो आपको आइटनरी है वो आपकी सिंगल PNR की होनी चाहिए अगर आप ट्रांजिट करने लगें। इसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि आपकी सिंगल PNR पे बुकिंग होनी चाहिए। आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स जो है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी होनी चाहिए। जहाँ पे आप फाइनल डेस्टिनेशन पे जहाँ जा रहे हैं वो लोग चेक करते हैं, आजकल एयरलाइंस ही चेक करता है, इमिग्रेशन तक तो बात ही नहीं पहुँचती है। अगर एयरलाइंस ने देखा किसी डॉक्यूमेंट की कमी है तो वो आपको बोर्ड नहीं करने देंगे नेक्स्ट फ्लाइट। फिर इसके अलावा जो आपका जो बैगेज है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलता है, और जो ट्रांजिट टाइम है उन्होंने रखा है एयरपोर्ट पर वो है 24 आवर्स का। तो 24 घंटे से ऊपर आपका ट्रांजिट टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है अभी, और उस अकॉर्डिंगली ही अपनी जो फ़्लाइट्स हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, वो बुक करनी है। यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जो एंटर कर सकते हैं हांगकांग इस दौरान, वह ग्रुप A कैटेगरी के लोग। ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है हांगकांग पे, तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका यहाँ पे, लेकिन ग्रुप A के अंदर इंडिया भी आता है। इनफैक्ट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया पे भी फ़्लाइट बैन लगाया है, कोई फ़्लाइट एंटर नहीं कर सकती हांगकांग। खासकर पहले रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स भी चलती थी, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस इंडिया में काफ़ी देखे गए हैं। तो कौन लोग जा सकते हैं फिर? ग्रुप A के अंदर जो भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग एंटर कर सकते हैं अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जैसे कि हांगकांग के रेजिडेंट हो गए या फॉरेन डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए विद वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ठीक है, वो लोग एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कि जिनके पास हांगकांग परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड है, जो कैटेगरी A से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं, कैटेगरी C से आ रहे हैं। इस कैटेगरी C का मतलब होता है जिसके अंदर वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा दोनों आते हैं। फिर U कोड के लोग हैं, U कैटेगरी के लोग हैं, बेसिकली वो देखा जाए वो भी एक सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट कैटेगरी है उनकी, इफ़ आई एम राइट, अगर मैं रिकॉल करूँ। इसके अलावा जिन लोगों के पास हांगकांग SAR पासपोर्ट है वो लोग एंटर कर सकते हैं हांगकांग। फिर म्यांमार की बात करें, 3 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कोविड के केसेस कंट्री में, डेल्टा केसेस के, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं अभी बैंड है, म्यांमार एंटर नहीं कर सकती है जनवरी 31 तक, दिस इज़ कन्फर्म्ड। इसके अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ऑब्वियसली लैंड बॉर्डर्स भी क्लोज हैं, तो कहीं से भी फॉरेन नेशनल्स अभी एंटर नहीं कर सकते जनवरी 31 तक। वी शुड वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस अभी पीक पे हैं। इसके अलावा जो म्यांमार की गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ भी हैं वो भी सस्पेंड कर दिए हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल को भी सस्पेंड कर दिया है। और ये हुआ था एक्चुअली 31 अक्टूबर के आसपास इन्होंने किया था, आई थिंक सो, और अभी भी वो जारी है। और मैं होप करता हूँ कि
आगे आने वाले टाइम में अप्रैल के आसपास चीज़ें खुलनी शुरू होंगी, थोड़ी और कंट्रीज़ खुलनी शुरू होंगी, इसलिए हम ये अपडेट शेयर करते हैं ताकि आपको हालात बता सकें कहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है फिलीपींस की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया तीनों को जो है ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी लिस्ट जो होती है रिवाइज लिस्ट होती है, ठीक है। हर 15 दिन के बाद ये लिस्ट को रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग जनवरी 20 टिल जनवरी 31 की ये रिवाइज लिस्ट है, अप्रूव लिस्ट है, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों का नाम है। ये लिस्ट आगे रिवाइज भी हो सकती है। फिलीपींस के केस में मुझे थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़रूर लगती है, क्योंकि ये लोग हर 10 दिन या 15 दिन में लिस्ट को रिवाइज करते हैं और उन्होंने काफ़ी बार इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को डाला है लिस्ट में और हटाया भी है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी ने ट्रैवल अपना प्लान करना है तो वो कम से कम 10 दिन तो सोचने में लगाएगा, प्लान करने में लगाएगा, टिकट्स बुक करने में लगाएगा, वीज़ा लेने में लगाएगा, कई चीज़ें हैं। तब तक 10 दिन पूरे हो जाएंगे और 10 दिन के बाद अगर ग्रीन लिस्ट से किसी भी कंट्री को हटा दिए तो फिर आप क्या करेंगे? या आप पहुँच भी जाते हैं वहाँ पर, 10 दिन का अगर आपका स्टे है या 10 दिन के बीच में कोई और चेंजेस आ जाते हैं, जब लिस्ट रिवाइज होती है, आपके आने से पहले लिस्ट रिवाइज हो जाती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपको रुकना पड़ जाएगा, वहाँ फंस जाएंगे। तो अनसर्टेनिटी मैं ज़रूर यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, एक अच्छी खबर है कि फिलीपींस का एक अच्छा मूव है कि रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं, ग्रीन लिस्ट में कंट्रीज़ को बढ़ाया है और उसमें इंडिया को भी ऐड कर दिया। पहले इंडिया सऊदी अरेबिया को बाहर किया था, अब इन्होंने सऊदी अरेबिया को जो अभी रेड लिस्ट में रखा है, इंडिया को अंदर कर दिया ग्रीन लिस्ट में। तो डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, लेकिन जो भी अपडेट था एक पॉजिटिव अपडेट था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको 48 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी पड़ती है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। आप अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं, ग्रीन लिस्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई भी मैंडेटरी फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटीन आपको इस वक्त जो है नहीं करना पड़ेगा फिलीपींस के अंदर। आपको सिर्फ अपनी हेल्थ मॉनिटर करनी है अगले 7 दिनों के लिए, पहले 7 दिनों के लिए, ठीक है। यू कैन बुक एकोमोडेशन ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर, उसके जितने भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं मैंने एक सेपरेट वीडियो में पहले शेयर किए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में फिर देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, अगर जिन्होंने प्लान करना है, अगर फ्लाइट्स आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। एंड यूजुअली जो मेनली जो काफ़ी एक्टिव एयरलाइंस हैं जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, वो है एमिरेट्स हो गया, कतर एयरवेज़। इनके थ्रू आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए, इनसे बात कीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी फ़्लाइट बुक कीजिए। चाहे कोई भी आप किसी रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में जाना चाहते हैं तो इन एयरलाइंस को कांटेक्ट करना ना भूलें आप। इसके अलावा मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, लाओस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो जनवरी 2022 से लाओस खुल गया है, जिसके अंदर 17 कंट्रीज़ को उन्होंने अलाउ किया है और ये फेज़ वाइज खुल रही हैं, ठीक है। वो 17 कंट्रीज़ जो हैं कौन है? द नीदरलैंड, स्पेन, इटली, यूके, मलेशिया, सिंगापुर, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ कंट्रीज़ है जो मैं इसको याद कर सकता हूँ। इसमें अभी इंडिया का नाम, पाकिस्तान या बांग्लादेश का नाम मैं नहीं देखता। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी ताइवान के बारे में। तो ताइवान के केस में कोविड-19 PCR रिपोर्ट जो है आपको दिखानी पड़ती है। 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन आपके लिए यहाँ पर रहता है। कौन लोग इस वक्त नहीं जा सकते? जो लोग ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं, मतलब ये हुआ कि आप ट्रांजिट ताइवान से इस वक्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ वो लोग नहीं जा सकते जिनको जो एंट्री वीज़ा है वो 19 मई से पहले या उस दौरान जो है इशू हुआ है। 19 मई 2021 की बात कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे कौन से लोग हैं और किस तरीके से वो एंटर कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं, उनकी कैटेगरी बनाई A, B, C, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को अभी रिसेंटली जो वीज़ा इशू हुआ है या उनका ट्रैवल पीरियड 14 दिसंबर 2021 से लेके 14 फरवरी 2022 के बीच में है, तो वो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं यहाँ पे। और जो प्रोग्राम्स है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम A है उनका, जहाँ पे आपको क्वारंटीन होटल में पहले 14 दिन के लिए रुकना पड़ता है और 7 दिन का अपना हेल्थ जो है मॉनिटर करना पड़ता है, मतलब सेल्फ हेल्थ मैनेजमेंट कह सकते हैं आप, तो वो करना पड़ता है। प्रोग्राम B के अंदर क्या है कि आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा क्वारंटीन होटल में, लेकिन जो पहले बाकी के जो 4 दिन है, 14 दिनों में से वो आपको घर में बिताने हैं क्वारंटीन करके, प्लस 7 दिनों के लिए आपको अपना जो हेल्थ है वो मॉनिटर करना है। प्रोग्राम C है इसके बाद, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्वारंटीन फैसिलिटी में टाइम काटना पड़ेगा। पहले 7 दिन काटने पड़ेंगे और बाकी के जो 7 दिन है वो आप अपने घर में किसी में या अपनी अकोमोडेशन, जो चॉइस की अकोमोडेशन, उसमें आप काट सकते हैं। 7 दिनों के लिए आपको अपनी हेल्थ मॉनिटर करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लास्ट जो मेरे दिमाग में आ रही कंट्री है वो जापान। जापान के केस में
अभी आप जापान एंटर नहीं कर पाएंगे, चाहे इंडिया का ट्रैवल बबल अरेंजमेंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंडिया पे नहीं, इनफैक्ट काफ़ी कंट्रीज़ पे रीजन्स वाइज अगर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है। तो मैं अगर आपको बताऊं इन शॉर्ट, तो अभी बैन लगाया है, कोई कंट्री एंटर नहीं कर सकती ऐसे थोड़े किए जापान में जब तक उनके पास एक वैलिड रीज़न नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा के लिए, अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है, आपका जाना ज़रूरी है, तो आप डायरेक्ट अपनी जो लोकल कॉन्सुलेट है कंट्री के अंदर या आपके रीजन के अंदर, उन्हें आप कॉन्टैक्ट कीजिए। उस बेसिस पे आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा रिस्पॉन्स में भी डिले हो सकता है उनकी तरफ से, मतलब कॉन्सुलेट की तरफ से। तो घबराएं ना, जिन्हें अप्लाई करना है वो करें, लेकिन इस वक्त शॉर्ट टर्म विजिट्स के लिए सूटेबल टाइम नहीं है जापान को विज़िट करने का, क्योंकि अभी एंट्री परमिटेड नहीं है जापान में। अदरवाइज़ एक जनरल एंट्री जो होती है वो परमिटेड नहीं है। तो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो।